सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी सिस्टम का या किसी भी जिस्म का मैस कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम रोनाल्डो की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है, ये अपने अक्सर फुटबॉल स्पिन करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, जिनको लोग बहुत ही पसंद करते हैं। इस पॉइंट पर फुटबॉल को स्पिन करता है, उस पॉइंट को फुटबॉल का सेंटर ऑफ मैस कहेंगे। इसी तरह अक्सर जो फुटबॉलर होते हैं अपनी फिंगर्स पर भी फुटबॉल को बड़े आराम से स्पिन कर लेते हैं। फुटबॉल फिंगर पर बैलेंस होकर जिस पॉइंट पर घूमता है, इस पॉइंट को फुटबॉल का सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फुटबॉल का मैस कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम इसी ईगल को देखें तो इस केस में भी जो इस पूरे ईगल का जो मैस है वो एक पॉइंट पर, यानी कि इसकी बैक पर कंसंट्रेटेड है। इसके इस पॉइंट के दोनों तरफ जो ईगल है उसका जो मैस है वो इक्वल है और इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पर अगर हम ईगल को रोटेट भी करें तो वो बड़ी आसानी से घूम जाता है। इस पॉइंट को ईगल का सेंटर ऑफ मैस कहेंगे। इसी तरह अगर हम रोड लें, आप देखेंगे कि रोड हमारे हैंड्स पर बैलेंस हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर रोड बैलेंस होता है, मतलब कि वो पॉइंट जब रोड हमारे हैंड पर बैलेंस हो जाता है, उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मैस। उस पॉइंट पर रोड का मैस कंसंट्रेटेड होता है और उसके दोनों अतराफ में जो मैस होता है वो इक्वल होता है और दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। आखिर किसी भी जिस्म का सेंटर ऑफ मैस हम कब और क्यों फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बॉल को स्पिन करके थ्रो करते हैं, यानी कि पहले बॉल को घुमाया फिर फेंका, तो फिर बॉल के पार्टिकल्स दो तरह के मोशन कर रहे होते हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं एक पॉइंट के गिर्द पार्टिकल्स। दूसरा वो लीनियरली आगे मूव कर रही होती है बॉल, मतलब कि लीनियर मोशन कर रहे होते हैं बॉल के पार्टिकल्स। यूँ अगर हम बॉल के किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले हमें इस बॉल के सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो इसका सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, स्पिनिंग मोशन नहीं कर रहा। तो फिर सेंटर ऑफ मैस को रेफरेंस लेकर, मतलब सेंटर ऑफ मैस की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा उसको रेफरेंस लेकर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन को पहले देखने से पहले हम इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसके दोनों जानिब पेंसिल का जो मैस है वो इक्वल है। इसका मतलब कि इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहेंगे। सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उस सिस्टम का या उस बॉडी का जो मैस है वो कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेंटर ऑफ मैस इज़ अ सिंगल पॉइंट एट विच द होल मैस ऑफ द बॉडी और सिस्टम is imagined to be concentrated and all the applied forces act at this point. For example, हमारे पास ये रोड है ना, रोड, उसके सेंटर ऑफ मैस कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट होगा, जहाँ इसका जो सारा ये जो हमारे पास रोड है इसके सारे का मैस इस पॉइंट पर क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मैस उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर इसके ये जो डायगोनल्स है ना, इंटरसेक्शन होगा, वो इसका स्क्वायर का सेंटर ऑफ मैस होगा, सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, उसके अलावा सर्कल का सेंटर होता है इसका सेंटर ऑफ मैस। एक हमारे पास रिजिड बार है, इसका मिडल पॉइंट जो होता है उसको इसका सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, ये हमारा XY प्लेन है, इस पर कोई इधर मैस हमारे पास M1 है और इधर कोई मैस हमारे पास है M2। ठीक है, ओरिजिन पर x और y कंपोनेंट दोनों जीरो होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मैस है M2। इसका सेंटर ऑफ मैस कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इसका सेंटर यहाँ पर कोई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका ये जो इतना जो फासला है इसको R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। R हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मैस M1, और R2 क्या है हमारे पास? ये R1 हो जाएगा मैस 1 का, और M2 का हो जाएगा R2। R2 है पोजीशन वेक्टर ऑफ मैस M2 का, और इधर इसका क्या हो जाएगा? RCOM। COM क्या है? सेंटर। COM है हमारे पास सेंटर ऑफ मैस। इसको बाज़ बुक में COM से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाज़ बुक में CM से रिप्रेजेंट किया है, दोनों का मतलब है सेंटर ऑफ मैस। R हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस। इसको ऐसे भी राइट कर सकती है या फिर RCM से भी राइट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मैस किसके इक्वल होता है? सेंटर ऑफ मैस इज इक्वल टू होता है हमारे पास M1 R1 प्लस M2 R2 ओवर M1 प्लस M2।
इनका ये डिस्टेंस इसके इक्वल होता है। इस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसका कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट भी होंगे, वाई कंपोनेंट भी होंगे और जी कंपोनेंट भी होंगे। इसके अगर हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अगर हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करें तो वो हो जाएंगे XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 ओवर M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर वाई आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स हमने राइट किया वहाँ वाई आ जाएगा। YCM सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू M1y1 प्लस M2y2 ओवर M1 प्लस M2। जी एक्सिस के भी सेम ऐसे होगा, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1z1 प्लस M2z2 ओवर M1 प्लस M2। ये तो हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका। ये तो हमारे पास हो गया दो मासेस का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका। सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स कंपोनेंट को हम मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो M1x1 प्लस M2x2 ओवर M1 प्लस M2, ये हमने पहले राइट कर लिया है। ये इंडिविजुअल मैसेज है M1 और M2 का। अगर हम होल मैस अगर हमने राइट करना है टोटल, मतलब पूरे सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का अगर हमने मैस राइट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ राइट कर देंगे, जबकि जो नीचे वाला है उसको हम क्या करेंगे, टोटल मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यूँ हमारा जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा M1x1 प्लस M2x2 ओवर कैपिटल M। नेक्स्ट हमने कहना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी हमारे पास बॉल है उसको हम पहले क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। स्पिन करना मतलब उसको घुमाते हैं, फिर ऊपर को थ्रो कर देते हैं, फिर वो इस तरह की फॉर्म में कोई मूव करती हुई ना गेंद ऊपर जाती है। जो बॉल हमने ऊपर थ्रो किया वो इस तरह मोशन करती हुई ऊपर जाती है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का हमने फाइंड करनी है पोजीशन, या इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है या एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो इस टाइम तो ये इस जगह पर है, लेकिन अगर इधर जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस पोजीशन की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर, अगर हम सेंटर की, इस बॉल के सेंटर की अगर हम मोशन देखें तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट की देखें तो ये तो एक स्पिन भी कर रहा है, मतलब कि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और ऊपर की तरफ लीनियर मोशन भी कर रहा है। दो टाइप की मोशन होती है, इसको डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो सेंटर है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने, तो हम इसके साथ कंपेयर करके बाकी पॉइंट्स की भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करने से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 ओवर M1 प्लस M2। और अगर हम लॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी पोजीशन निकालें तो वो आ जाएगी XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 ओवर M1 प्लस M2। तो इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं टोटल मास की फॉर्म में। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और ये कैपिटल M आ जाएगा इसका। हमने फर्स्ट पे फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल होती है, मतलब कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी के इक्वल होती है। मगर हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है सेंटर ऑफ मास की। तो हम क्या करेंगे, इधर जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे XCM, जो v है वो इक्वल हो जाएगी v इज इक्वल टू XCM ओवर dt। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, d एज इट इज़ राइट कर देंगे हम, ओवर dt भी रहने देंगे और XCM की जगह पर हम उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, 1 ओवर कैपिटल M M1x1 प्लस M2x2। ठीक है, और हमने फाइंड करना है v, सेंटर ऑफ मास v का फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो VCM एज इट इज़ रहेगा, VCM एज इट इज़ रहेगा। इसमें ये जो m है, मास है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर राइट कर लेंगे डिफरेंशिएशन से, d ओवर dt एज इट इज़ रहेगा और बाकी सारा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा M1x1 प्लस M2x2।
VCM 1/M d/dt m1 x1 प्लस m2 x2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट है तो वो डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा, लेकिन dx1/dt किसके इक्वल हो जाएगा, v1 के इक्वल हो जाएगा, और m साथ एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह m2 एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन dx2/dt की जगह पर हम लगाएंगे v2, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी आ जाएगी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। तो हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है टाइम रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने अब फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे, द सेंटर ऑफ मास d/dt दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इधर जो वेलोसिटी लेंगे वो सेंटर ऑफ मास की, मतलब ये जो हमारे पास एक सिस्टम है इसके जो सेंटर की जो वेलोसिटी है VCM वो लेंगे, वो हो जाएगी VCM एज इट इज़ ओवर dt। ये राइट किया हुआ है। VCM हमने पहले फाइंड कर लिया है तो हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू राइट करेंगे, 1/M एज इट इज़ आ जाएगा, और m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल आ जाएगा। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/M तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन m क्या कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जब dv1/dt आएगा तो उसकी जगह पे हम m1 a1 राइट कर लेंगे प्लस m2 a2 राइट कर देंगे। इस तरह ये हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर हमारे पास दो मैसेज हैं, ठीक है, मास m1 और मास m2, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। F जो मास m1 पे फोर्स लग रही है m2 से, उसको F12 का नाम दे देंगे, और जो F2 पे मतलब कि मास 2 पर जो फोर्स लग रही है वो m1 की वजह से उसको F21 का नाम दे देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रही है। और ये इसको एक पूरा सिस्टम का, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको सिस्टम का नाम दे देंगे। और इस सिस्टम पर जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रही है ना, नेट फोर्स वो ज़ीरो होती है। न्यूटन का हमने थर्ड लॉ किया था, थर्ड लॉ में वो क्या कहता है कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हों, उनकी जो कीमत है वो बराबर हो, तो उसकी जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। यानी कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के इक्वल होती है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मतलब कि मास m1 पर जो फोर्स लग रही है 1 2 वो इक्वल हो जाएगी m1 a1 एक्सेलरेशन, और जो मास 2 पर फोर्स लग रही है 2 1 वो इक्वल हो जाएगी m2 a2। तो अगर हम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात करें, जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो क्या हो जाएगा, ACM इज इक्वल टू 1/m। ये हमें पता है ना, MA, इसकी जगह पर हम ये राइट कर सकते हैं, और m2 a2 की जगह पर F21 राइट कर सकते हैं। तो इधर जब हम राइट कर देंगे F12 प्लस F21, तो ये जब सारी चीज़ ज़ीरो हो गई है तो ऑटोमेटिकली 1/m भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा जब किसी भी सिस्टम पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कंसिडर करें एक और केस है जिसमें कि m1 पर m2 फोर्स लगा रहा है और दूसरा इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह m2 पर m1 मास भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी FEXT एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम मास 1 पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने F एक्सटर्नल 1 का नाम दे दिया, और जो m2 पर एक्ट कर रही है उसको F एक्सटर्नल 2 का नाम दे दिया। देन क्या इक्वेशन बनती है वो देखते हैं। कंसीडर क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स Fx, एक्सटर्नल फोर्स जो होती है एक्ट कर रही है ऑन m1 पर, m1 पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वल होती है FEXT1 प्लस F12 इज इक्वल टू m1 a1, और m2 पर जो एक्ट कर रही है एक्सटर्नल फोर्स वो इक्वल हो जाएगी xt2 प्लस F21 इज इक्वल टू m2 a2। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1, ये इक्वेशन बन जाएगी 2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो एक्सटर्नल फोर्स 1 प्लस एक्सटर्नल फोर्स 2 प्लस F12 प्लस F21 इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। ये वाली जो फॉर्म है सारी ये तो ज़ीरो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, और ये वाली जो इक्वल हो जाएगी टोटल फोर्स को जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। FEXT इज इक्वल टू मैस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो टोटल मैस होगा
टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसका जो पूरे सिस्टम का मास है वो m है, और जो हमने एक्सेलरेशन लेना है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेना है। तो मास एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाएगी टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।